हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विभव शर्मा और मैं आज आपके लिए स्टैटिक्स चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स की हेल्प से हम लोग डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट क्यों किया जाता है? बहुत सारी स्टडीज कन्वे करने के लिए, बहुत सारी स्टडीज करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे आपको एक कंट्री में सपोज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हर साल 10 साल में एक सेंसस कराया जाता है और उसमें पूरा पॉपुलेशन काउंट किया जाता है और फिर जो भी जीडीपी होता है ओवरऑल कंट्री का, उससे डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जा सकती है। ये एक बड़े स्तर का काम हो गया डेटा कलेक्शन का। और भी बहुत सारा डेटा, जैसे अभी कोविड वैक्सीनेशन हुआ था तो घर घर जाके लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई थी और फिर उससे ये भी पता किया था कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो डेटा कलेक्ट करने के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं और फिर उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, उसको कलेक्ट करके रखते हैं, फिर उसको ग्राफ्स के थ्रू स्टडी भी करते हैं। बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज में भी मार्केट रिसर्च कराया जाता है। तो अगर हम छोटे स्तर पे इसको समझना चाहें तो सपोज एक क्लास है हमारी, सपोज 9th या 10th क्लास है और उसमें हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया। तो अलग अलग मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 100 बच्चों के, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि अब अलग अलग कैटेगरी ऑफ मार्क्स जो आए हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो सपोज करें कि आउट ऑफ 100 एक बच्चे के 10 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे के 20 मार्क्स, three of the students have scored 36, four have scored 40, three students have scored 50 and so on, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा अलग अलग कैटेगरीज हमने लिखी हुई है मार्क्स की, और उसकी हमने उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो इस तरह से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अभी अनग्रुप्ड डेटा का हम लोग बार ग्राफ बना के देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा में डिफरेंस क्या है और ऐसा क्यों करते हैं कि अनग्रुप्ड ले लिया या फिर ग्रुप्ड ले लिया, तो ऐसा क्यों करते हैं, तो वो डिफरेंस हम लोग समझेंगे। तो सपोज करिए अभी मैंने एक क्लास का मार्क्स लिया, ठीक है। अब इसको मैं अगर बार ग्राफ पे दिखाना चाहूँ तो एक्स एक्सिस पे हम लोग मार्क्स को लेंगे, अलग अलग मार्क्स को, ठीक है। तो 10 का एक बार बनेगा, 20 का एक बनेगा, फिर 36 का बनेगा। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें तो कितनी कैटेगरीज हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 कैटेगरीज हैं। तो हमें 13 बार्स बनाने पड़ेंगे अपने बार ग्राफ में, ओके। तो ये तो हो गया अनग्रुप्ड डेटा। अब सपोज करिए कि हमने एक क्लास की जगह कई सारी क्लासेस, मान लीजिए पूरे स्कूल का एक डेटा हमने कलेक्ट किया। तो क्या होगा, हमारे पास 100 मार्क्स का अगर टेस्ट है, अब उसमें कैटेगरीज बहुत सारी हो जाएंगी। हो सकता है किसी ने 13 मार्क्स स्कोर किए हो, किसी ने 13.5 किए हो, किसी ने 13.75 किए हो, किसी ने 14 किए, 14.5, 14.75। तो हम अगर उसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे बार्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लासेस बना देते हैं कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आए, 20 से 30। तो जैसे हम लोग स्कूल में क्लासेस डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं बेस्ड ऑन कि आप कितने कैपेबल हैं, आपकी एज क्या है, आपने कौन सा एग्जाम लास्ट ईयर पास किया है, उस बेसिस पे हम लोग क्लासेस बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने जो क्लासेस बनाए हैं वो मार्क्स के बेसिस पे बनाए हैं। 0 से 10 वाले बच्चों के लिए अलग क्लास, मान लीजिए उनको कुछ स्पेशल नीड हो, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत हो, उनको कुछ बेस बिल्डिंग के लिए उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, तो अलग अलग क्लासेस हमने बना दिए गए। तो डेटा, अब इसके अंदर जिस क्लास के अंदर जितने बच्चे होंगे वो फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर दी है, ठीक है। तो इस तरह जब भी डेटा क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है तो इस तरह के डेटा को हम लोग ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, और ये टेबल को हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसको हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि इससे बार ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। और ग्रुप्ड डेटा में जो ग्राफ बनता है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। ओके, क्योंकि वो कंटिन्यूअस डेटा होता है तो वो हिस्टोग्राम बनता है, और इसमें बार बार ग्राफ बनेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसका बार ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो मैं सारे बार ग्राफ नहीं ड्रॉ करके बताऊंगा, आपको एक आइडिया दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाए कि क्या थॉट प्रोसेस रहता है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो हमने y एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली। अब हमारा डेटा जो था 1 2 3 4 5 इस तरह से था। तो ग्राफ पेपर पर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये तो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है 0 0, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमारा डेटा 1 2 3 4 5 है, तो हमने y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को स्केल जो हमने लिया है, स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल हमने चूज किया है। अब हम एक्स एक्सिस पे जो लेंगे वो अलग अलग कैटेगरीज जो हमारी थी 10 मार्क्स 20 मार्क्स। तो हम इसमें दो चीजें और डिसाइड करते हैं, एक होता है विड्थ ऑफ बार्स। बार्स की जो विड्थ होती है वो डिसाइड करनी होती है। तो लेट अस से कि हमने विड्थ जो बार्स की ली है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, और जो गैप लिया है दैट इज आल्सो 0.5 सेंटीमीटर। बिकॉज यहाँ पे 13 बार्स हमें ड्रॉ करनी है, बिकॉज 13 कैटेगरीज थी। तो थोड़ा हमें पेज साइज को ध्यान में रखते हुए विड्थ और गैप दोनों ही थोड़ा कम देना पड़ेगा। ठीक है, सो पहली कैटेगरी जो हमारी थी 10 मार्क्स की, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी। सो ये 10 मार्क्स वाले बच्चे हैं और एक बच्चे ने स्कोर किया था, सो 1 स्टूडेंट। तो हमारी जो बार की जो हाइट होगी दैट विल बी 1 यूनिट। सेकंड स्टूडेंट स्कोर्ड 20 मार्क्स और वो भी एक बच्चे ने स्कोर किया, तो 0.5 का गैप छोड़ेंगे और 0.5 विड्थ का ही हम लोग बार बनाएंगे। थर्ड स्टूडेंट स्कोर्ड 36 मार्क्स और तीन बच्चों ने 36 मार्क्स स्कोर किए थे। तो इसकी जो हाइट होगी वो 3 तक जाएगी, और ये जो कैटेगरी है 36 मार्क्स वाली। ओके, और इसी तरह से हम लोग आगे, सपोज 40 वाला का फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये 40 वाला ग्राफ है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी 4 यूनिट्स तक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कैटेगरी ऑफ मार्क्स 10 20 36 40, जो भी कैटेगरी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है हम लोग एक साल में बिकने वाली कार्स, सपोज 2010 में 1000 कार्स सेल हुई, तो यहाँ पे हम 2010 लिख देंगे, यहाँ पे 2011 2012 2013 है ना, जो भी अलग अलग ईयर्स थी उसको नीचे मेंशन कर देंगे, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग सेल थी उसको हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से बार्स की जो विड्थ होगी वो बनेगी। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। और इन बार ग्राफ्स को स्टडी करके हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स, वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्कोर किस स्कोर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सारे हम लोग बार्स को इजीली रीड करके और कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी अनग्रुप्ड डेटा की, जिसके लिए हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग अनग्रुप्ड डेटा के लिए ड्रॉ करेंगे ग्राफ जो कि एक हिस्टोग्राम बनेगा। तो लेट अस सी, ये हमारा ग्रुप्ड डेटा है। अब आप देख रहे हैं जो क्लासेस हैं उनका साइज इक्वल है, 0 टू 10 10 टू 20। तो जो गैप होता है क्लासेस की अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सपोज हम 10 से 20 वाली क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो 20 है दैट इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। और 10 जो है वो इसका कहलाएगा लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट।
इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 20 माइनस 10, 10 का डिफरेंस है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लास विड्थ। अब कोई सपोज कीजिए क्लास 0 to 20 है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, 20 यूनिट्स होगी। ठीक है, जो भी अपर क्लास माइनस लोअर क्लास में विड्थ जो होती है दैट इज कॉल्ड क्लास विड्थ। ओके, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है 10 से 20 के बीच का जो पॉइंट है 15, दैट विल बी कॉल्ड क्लास मार्क्स। इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे क्लास मार्क्स। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली है, सपोज किसी बच्चे के 30 मार्क्स आए, तो आपके मन में अब डाउट आ रहा होगा कि 30 मार्क्स वाला बच्चा 20 to 30 वाली क्लास में जाएगा या 30 to 40 वाली क्लास में जाएगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज 30 एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर आपने 30 स्कोर कर लिए तो आपका प्रमोशन हो गया नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो वो किस क्लास में जाना चाहिए, अपर क्लास में जाना चाहिए, यानी कि 30 to 40 वाली क्लास में जाना चाहिए, बिकॉज उसने बॉर्डर लाइन टच कर ली है, और टच कर लिए तो वो क्वालिफाई हो गया नेक्स्ट क्लास के लिए। तो जो भी बॉर्डर लाइन वाले केसेस है वो हमेशा अपर क्लास में जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं हिस्टोग्राम की तरफ कि हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा इस डेटा के लिए। तो जनरली वैसे तो किसी को भी किसी एक्सेस पे ले सकते हैं, मार्क्स को भी आप एक्स पे ले सकते हैं, वाई पे ले सकते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दूसरे एक्सेस पे ले सकते हैं। तो कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली ज्यादातर क्लासेस को हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। तो ये 0 पॉइंट हो जाएगा और ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। यहाँ पे भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई विड्थ क्या रहेगी बार्स की। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कम क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्लासेस आ गया, तो हमने विड्थ को 1 सेंटीमीटर ले लिया और गैप को मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर ले लिया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की ये होती है, सॉरी यहाँ पे गैप नहीं होगा, वो तो बार बार ग्राफ में होता है, तो हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता है, इट इज कंटीन्यूअस ग्राफ। विड्थ हम लोग ले सकते हैं, अगर ज्यादा क्लासेस ज्यादा है हमारे पास तो विड्थ को कम कर सकते हैं। यहाँ पे 10 क्लासेस हैं तो इजीली एक ग्राफ पेपर में आ जाएगा। आप यहाँ पे भी चाहे तो कम कर सकते हैं, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ वरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, यूं करके ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो वो कब करते हैं, तो सपोज हमारी लोअर क्लास जो है, सपोज करिए जो क्लासेस की जो विड्थ है वो 10 यूनिट्स है यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे ये दो क्लासेस नहीं होती और सीधे 20 to 30 स्टार्ट हो रहा होता, तो पहला जो हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं वो 20 मार्क्स की करते हैं, फिर 30 करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट दिखाएंगे, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर में भी 10 यूनिट दिखाएंगे, 10 यूनिट्स दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर। बट पहला जो आप देख रहे हैं, पहला जो 1 सेंटीमीटर है उसमें आपने 20 यूनिट्स दिखा दिए, तो स्केल जो है वो वायलेट हो जाएगा इस तरह से। इसलिए इसको हम लोग, स्केल क्या है आपके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है, बट यहाँ पे 20 यूनिट्स शो की है। तो इसको शो किस करेगा, ये एक तरीका है कि जैग लाइन, आपने उस लाइन को एक तरह से स्ट्रेट कर दिया और एक जैग लाइन ड्रॉ करके फिर आप कितना भी 2000 भी लिख सकते हैं, 2 लाख भी लिख सकते हैं, बाद का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने केस पर। दिस इज 0 to 10 एंड 10 to 20। ओके, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ओके, 100। तो अब क्या करेंगे कि 0 to 10 के लिए कितनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 5। तो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना स्केल चूज करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे भी हम लोग जितना चाहे उतना स्केल रख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे 500 होता, 100 होता, 400 होता, तो 1 सेंटीमीटर में हम लोग 100 यूनिट्स शो कर सकते थे इजीली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 20 के बीच में, अब यहाँ पे तो एक्चुअली ये जेड लाइन नहीं होगी, ओके, बिकॉज हमारा तो डेटा कंटिन्यूस है,
हिस्टोग्राम बनाना होगा। 10 से 20 के लिए 10 यूनिट्स हैं। ओके, तो ये 10 तक जाएगा, 7 8 9 एंड 10। ओके, सो 10 से 20 के बीच में 10 यूनिट्स हैं, तो हमारा सेकंड हिस्टोग्राम यहाँ तक जाएगा इस तरह से, और ये बन जाएगा। 20 to 30 के लिए 4 यूनिट्स हैं, तो इस तरह 30 to 40 is 6 units, तो यहाँ तक जाएगा। ओके, नाउ 40 to 50 is 7 units, तो 7 तक जाएगा। ये थोड़ा सा अनइक्वल इसलिए बन रहा है बिकॉज अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो इक्वल आएगा, यूनिफॉर्म और प्रॉपर बनेगा। 50 to 60 is 3 units, so 3 units, then we have 2 units, then we have 2 units, then we have 3 units, and last we have 9 units. Okay, ठीक है। ये हमारा जो प्रिपेयर हुआ है इसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ओके, दिस इज अ हिस्टोग्राम, और ये ग्रुप डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाया जाता है। तो अब आप लोगों को ये भी समझ आया होगा कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर, तो मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया है। अब इसी में हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनाया जाता है वो इसी में हम लोग बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मैंने बताया था कि इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम लोग क्लास मार्क्स बोलते हैं। ये क्या है, क्लास इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लास मार्क्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लास मार्क्स। तो इनका सबका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 15 25 35 45 एंड सो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पॉलीगन में यूज होता है इसका मिड पॉइंट्स को पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो अब मिड पॉइंट्स को मार्क कर लिया, सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, अब पॉलीगन क्या होता है, इट इज अ क्लोज फिगर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर होती है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास के मिड पॉइंट से और ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट ले लिया नेक्स्ट क्लास का, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, इस तरह से समझ सकते हैं। और इससे जो प्रीवियस वाली क्लास क्या है, -10, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, -5, तो -5 वाला पॉइंट। अब इन सबको हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ओके, ओके, और ये इस तरह से मिड पॉइंट से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको अगर इरेज करते हैं इन सारे, तो जो हमें फिगर या शेप मिलेगा इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि बार्स को हटा के जो स्ट्रेट लाइन से जो एक क्लोज्ड फिगर बनेगा इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो जो क्लासेस होती हैं उसके मिड पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार हो जाता है। ओके, तो ये ऐसा लग रहा है कि हिमालय की रेंज है, अलग अलग हाइट की माउंटेन्स है। ओके, सो इट इज अ क्लोज फिगर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये ऑल इट इज ऑल मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। Okay. So this is about bar graph and histogram and frequency polygon. In the next video, we will talk about mean, median, and mode. Thank you for watching.